आज हम लोग एक बिल्कुल नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे। और वो टॉपिक क्या है? वो है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कब प्रोड्यूस नहीं होता है ना। हमने कब प्रोड्यूस होता है वो केस तो कर लिए। अब हम करेंगे ऐसे केसेस जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, जिसके अंदर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। भाई मैग्नेट भी होगा, कॉइल भी होगी, मैग्नेट मूव भी करेगा कॉइल के अंदर, कॉइल भी कुछ टर्न्स की भी होगी, उसमें कुछ एरिया भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन मोशन वगैरह सब कुछ होने के बावजूद भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई इंड्यूस ईएमएफ कब होता है और कैसे होता है। तो मैंने आप लोगों को फैराडे लॉ में बताया था कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जब भी किसी कॉइल वगैरह के अक्रॉस फ्लक्स चेंज होता है तब इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। जब फ्लक्स चेंज हो, यानी कि हमारे पास कॉइल है, मैग्नेट को लाओ, दूर ले जाओ, फ्लक्स चेंज होगा। तो जब फ्लक्स चेंज होगा तब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब ईएमएफ कब कब प्रोड्यूस होता है उसका एक बार ब्रीफली समझने के बाद हम उसको और अच्छे से समझ पाएंगे कि ईएमएफ इंड्यूस कब नहीं होता। तो हम जानते हैं फ्लक्स होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। यानी फ्लक्स चेंज कैसे कैसे होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, एरिया चेंज हो या एंगल चेंज हो, तीन तरीके से फ्लक्स चेंज हो सकता है। या तीनों के तीनों एक साथ हो, या कोई इनमें से दो हो, या कोई अकेला हो। अगर तीनों में से कोई भी चीज नहीं बदलती, ठीक है, या एंगल 90 डिग्री का हो, तो फ्लक्स जीरो होगा और ईएमएफ भी फिर जीरो होगा। ठीक है, तो पहले वो केस देखते हैं जिसमें केवल मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। ऐसा केस जिसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है वो क्या है कि ओनली बी चेंजेस, पहला केस। ठीक है, ऐसा केस लेंगे जहां पर केवल मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। तो ये है हमारी कॉइल, ये है गैल्वेनोमीटर। अगर मैग्नेट को पास में लाते हैं या दूर लेके जाते हैं, सिर्फ मैग्नेट को ही हम मूव करवाते हैं, आगे लेके जाएं या पीछे लेके जाएं, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये वाला केस है जिसमें केवल मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। ठीक है, ये वाला केस भी हो सकता है कि अगर हमारे पास एक कॉइल है, एक गैल्वेनोमीटर लगा है और एक और कॉइल है, उसके अक्रॉस बैटरी और की लगी हुई है, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे वैसे इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये भी वो केस है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, ना तो एरिया चेंज हो रहा है, ना मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। दूसरा है कि जब एरिया चेंज हो, एरिया चेंज होने से भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है। एक एग्जांपल मैंने बताया था, हम लिखेंगे व्हेन ओनली एरिया चेंजेस, जब केवल और केवल एरिया चेंज होता है। तो एरिया चेंज कब होगा? मान लो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर अगर एक छोटा सा लूप अगर हम अंदर लाएं तो कुछ समय के बाद वो थोड़ा सा अंदर आ जाएगा, कुछ समय के बाद थोड़ा सा और अंदर आ जाएगा, कुछ समय के बाद पूरा अंदर आ जाएगा, फिर बाहर निकलेगा, थोड़ा सा बाहर निकलेगा, फिर कुछ और बाहर निकलेगा। तो ऐसे में केवल और केवल एरिया चेंज हो रहा है। ठीक है, और एग्जांपल भी हो सकता है, अगर हमारे पास एक ऐसा एक लूप है और इस लूप को पकड़ के हम खींच लें, ऐसे पकड़ के ऐसे खींच लें तो ये लूप ऐसा हो जाएगा, तो भी एरिया चेंज हो रहा है। तो ऐसे केस में भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, यानी इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा, इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा। और अगर ये एक ओपन कॉइल है, मतलब इसके दोनों किनारे कॉइल के अगर हम किसी वोल्ट मीटर से लगाएं तो वो ईएमएफ या वोल्टेज भी शो करेगा। तो ये वो केस है जिसमें एरिया चेंज हो रहा है। ठीक है, एक और केस हम ले सकते हैं जिसमें एंगल चेंज हो।
क्योंकि तीन तरीके से फ्लक्स चेंज हो सकता है, तीन तरीके से ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, एरिया चेंज हो, एंगल चेंज हो, और तीनों भी चेंज हो सकते हैं। तो तीसरा है एंगल चेंज हो, तो हम लिखेंगे व्हेन एंगल चेंजेस, व्हेन एंगल चेंजेस, जब एंगल चेंज हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी वही है, एरिया भी वही है, लेकिन केवल और केवल एंगल चेंज हो। तो कैसे होगा, मान लो ये हमारी कॉइल है और ये है हमारा एरिया वेक्टर, ये हमारी कॉइल, ये एरिया वेक्टर, और दूसरा पेन लेकर के मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाऊं, तो ये कॉइल का प्लेन, एरिया वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हमारी कॉइल टर्न करे, ऐसे घूमे, तो देख रहे हो इन दोनों के बीच में एंगल भी चेंज हो जाएगा। देख रहे हो एंगल कैसे चेंज हो रहा है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में हमारा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल चेंज होते जा रहा है। समझ गए? तो ये वो वाला केस है जिसमें एंगल चेंज होता है, मतलब हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने रखी है एक कॉइल। पहले ऐसे थी, थोड़ी देर के बाद वो ऐसे हो गई, थोड़ी देर बाद वो और ऐसे हो गई, फिर बिल्कुल ऐसे हो गई, फिर थोड़ी सी ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, फिर बिल्कुल गोल हो गई। देख रहे हो? और उसकी ओरिएंटेशन बदल रही है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है। पहले एरिया वेक्टर है इधर सामने, फिर थोड़ा सा इधर हो गया, फिर थोड़ा सा और इधर हो गया, फिर एरिया वेक्टर बिल्कुल इस तरफ हो गया, इस केस में थोड़ा सा पीछे की तरफ हो गया ऐसे, फिर इसमें और ऐसे हो गया, फिर इसमें ऐसे हो गया। तो देख रहे हो एरिया वेक्टर कैसे चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ है, लेकिन एरिया वेक्टर कैसे चेंज हो रहा है, एरिया वेक्टर ऐसे चेंज हो रहा है, तो एंगल चेंज हो रहा है। तो ये केसेस हमने देखे कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, एरिया चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, और एंगल चेंज हो और ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। क्लियर होगी बात ये? अब हम देखेंगे कि ईएमएफ इंड्यूस कब नहीं होता है। सो केसेस व्हेन नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। केसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने में भी काम आता है कि ईएमएफ कब इंड्यूस होता है, उसको भी समझने में हेल्प करता है। सो केसेस when no EMF is induced, ठीक है? तो EMF का फॉर्मूला लिख लोगे तो काम आएगा, EMF is equal to minus d∅/dt, ये तो हम जानते ही हैं, है ना? EMF ये होता है, और फ्लक्स का फॉर्मूला भी हम जानते हैं, फ्लक्स होगा BA cos थीटा, ये होता है हमारा फ्लक्स cos थीटा, ये होता है हमारा फ्लक्स। ठीक है? अब ईएमएफ जीरो कब होगा? ईएमएफ जीरो होगा अगर फ्लक्स कांस्टेंट रहे, फ्लक्स कांस्टेंट रहे, फ्लक्स में चेंज ना आए, या ऐसे कह लो थीटा हमेशा 90 डिग्री रहे, एंगल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री का रहे। समझ गए? ऐसे केस में ईएमएफ जीरो होगा। क्लियर है? अब एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है कि ये हमारी कॉइल, ये मैग्नेट, ठीक है? मैंने कहा था कि मैग्नेट को पास में लाने और दूर ले जाने से ईएमएफ इंड्यूस होता है, ऐसे ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है? लेकिन अगर हम ऐसे चलाएंगे, देख रहे हो दोनों की वेलोसिटी सेम है, तब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इसका जितना भी फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से, मैग्नेट की वजह से उनके बीच में डिस्टेंस और एंगल कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, दोनों बेशक मूव कर रहे हैं, लेकिन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, इसीलिए ऐसे केस में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो पहला केस है कि ये हमारी कॉइल है और ये हमारा मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और दोनों एक वेलोसिटी से एक तरफ जाएं तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। दोनों सेम वेलोसिटी से इधर जाएं, हमारा मैग्नेट और कॉइल दोनों इस तरीके से जाएं तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। दूसरा केस क्या है? अगर कॉइल और कॉइल ले लें, एक कॉइल को हमने गैल्वेनोमीटर से जोड़ा है, एक कॉइल को बैटरी और की से जोड़ा है,
इस केस में भी अगर हम दोनों को आगे पीछे मूव करवाएं तो भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ये वैसा ही है, ऊपर वाले केस जैसा ही है, ठीक है। अगला केस है इसी से जुड़ता हुआ, अगला केस है कि जब हमारा मैग्नेट किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हम मैग्नेट को गोल घुमाएं। ये हमारी कॉइल है, ये मैग्नेट है। अगर मैग्नेट को ऐसे गोल घुमाते हो तो भी इसके फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, तो भी ईएमएफ जीरो रहेगा। देख रहे हो, ऐसे कॉइल और मैग्नेट ऐसे घुमाने पर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, क्योंकि ना तो मैग्नेट चेंज हो रही है, ना एरिया चेंज हो रहा है और ना ही एंगल चेंज हो रहा है। तो ऐसे केस में भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। और देखो, अगर हमारा ये कॉइल है, ये हमारी कॉइल है, इसको मिटा देता हूं। अगर हमारी कॉइल है, कॉइल का एरिया वेक्टर इस तरफ है, जैसे ये हमारी कॉइल है, एरिया वेक्टर इस तरफ है, ऐसे एरिया वेक्टर है, और मैग्नेट को आप इस तरीके से ऊपर नीचे लेके जाओगे तो भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जीरो होगा। ठीक है, हमारी कॉइल थिन है और मैग्नेट शॉर्ट है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। तो ऐसे केस में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 रहेगा। बेशक आपका मैग्नेट आगे पीछे जाए, फील्ड चेंज हो, लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर एंगल हमेशा 90 डिग्री बना रहेगा। ठीक है, ये था हमारा दूसरा केस। पास में आएगी, मतलब एक और केस जिसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। और एग्जांपल देखते हैं। अब हमने मैग्नेट्स वगैरह की बात कर रहे हैं, हम करंट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि और कौन सा केस है जिसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। अगर हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और एक हमने कार्डबोर्ड रखा इस तरीके से, और यहां पर इस कार्डबोर्ड के ऊपर एक और कॉइल हमने रखी, एक कॉइल रखी ऐसे, एक कॉइल बनाई ऐसे, एक कॉइल बनाई है, और ये कॉइल हमारे इस कार्डबोर्ड के प्लेन पे रखी है। सो दिस इज अ कॉइल, दिस इज कार्डबोर्ड, और ये है करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है और करंट चेंज कर रहा है, करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब देखो, अब हम देखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है? तो हमें ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए इस फॉर्मूले को ही पकड़ के रखना है। हमें चेक करना है क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, क्या एरिया चेंज हो रहा है, या एंगल चेंज हो रहा है, या इन तीनों में से कुछ भी चेंज हो रहा है, वो देखने की बात है। तो हमारा ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस तरीके से करंट जा रहा है। राइट हैंड के थंब को नीचे पॉइंट करो, क्योंकि करंट हमारा नीचे तरफ जा रहा है, और फिंगर्स ऐसे कर्ल करेंगी, यानी उंगलियां ऐसे घूम करके पीछे जाएंगी, यानी कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगी, ऐसे ये होगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से ऐसे सामने वाले हिस्से में बाहर से जाएगी, पीछे से इसके बैक साइड से ऐसे गोल घूमते हुए जाएगी। तो ये होगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब करंट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड से तो हम निश्चिंत हो गए कि मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो रही है। अब एरिया देखो, एरिया भी फिक्स है, ठीक है, जो कॉइल का एरिया है वो भी फिक्स है। अब एंगल देखो, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस एरिया वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से गोल गोल है, ऐसे ऐसे है, और एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो हमेशा एंगल 90 रहेगा, है ना। तो हमेशा एंगल जो है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा 90 रहेगा। तो बेशक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है ना, बेशक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, एरिया कांस्टेंट है, एंगल भी कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी फ्लक्स जीरो है, क्योंकि एंगल 90 डिग्री का है। तो इस केस में ईएमएफ इंड्यूस्ड जीरो ही होगा। ठीक है, ये भी ऐसा ही केस है जिसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस हमारे इस लूप के अंदर नहीं होगा। समझ गए?
तो हमें इसकी कसौटी पे ही कसना है सब चीजों को, इसको हमें फोकस करके चलना है और देखना है कि क्या चीज बदल रही है और क्या चीज नहीं बदल रही। सिंपल सी बात। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही थोड़ा सा और अलग वैरायटी का, जिसके अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस्ड 0 ही होगा। हमारे पास एक सोलेनॉइड है ऐसे, ये एक सोलेनॉइड है ऐसे, और इस सोलेनॉइड के अंदर जो करंट है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है या बदल रहा है, ऐसे करो, चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है। और इसके ठीक बीचों बीच, बल्कि एक काम ऐसे करते हैं, इसके अंदर करंट ना भेज करके हम लोग स्ट्रेट कंडक्टर में करंट भेजते हैं, ये और इजी भी रहेगा। ठीक है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और इसके बीच में हमने लगाया गैल्वेनोमीटर चेक करने के लिए कि हमारी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है या नहीं। तो ये है एक स्ट्रेट कंडक्टर और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, जो टाइम के साथ इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, वेरी कर रहा है। हमें बताना है क्या सोलेनॉइड के अंदर, सिर्फ ये बताना है क्या सोलेनॉइड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, सिर्फ ये बात हमें बतानी है। सेम वही प्रोसीजर, बी के बारे में चेक करो, एरिया चेक करो, एंगल चेक करो। तो देखो करंट इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सोलेनॉइड के अंदर होता है म्यू नॉट एन आई। अगर करंट इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड तो इंक्रीज कर रही है। दूसरा है एरिया वेक्टर, एरिया। तो सोलेनॉइड का जो एरिया है ना, सोलेनॉइड का एरिया, इसके अंदर जो एरिया है, जैसे ये सोलेनॉइड है, ये लाइन, ये हमारे वायर्स है ऐसे, तो ये जो एरिया है, ठीक है, सभी टर्न्स का एरिया, ये भी कांस्टेंट है, ये वाला एरिया भी कांस्टेंट है, कोई बदलाव नहीं है। एरिया वेक्टर इसका अगर मान लो प्लेन ये मान ले तो इस तरफ हो जाएगा, है ना, एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, तो एरिया वेक्टर भी चेंज नहीं हो रहा। अब थीटा देखो, थीटा है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट जा रहा है इस तरफ, तो राइट हैंड की डायरेक्शन करो करंट की डायरेक्शन में, थंब की डायरेक्शन करो करंट की डायरेक्शन में, ऐसे फिंगर कर्ल करेंगे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगी, है ना, देखो करंट इधर गया तो मैग्नेटिक फील्ड्स इस तरीके से होंगी, यानी ऐसे फील्ड लाइंस होंगी, फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, तो हमारी जो फील्ड लाइंस है वो ऐसे होंगी, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से होंगी। ठीक है, बात समझ में आई? तो देखो एरिया और फील्ड लाइंस, एरिया और फील्ड लाइंस, है ना, एरिया वेक्टर और फील्ड, एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि फील्ड हमारी इस तरीके से होगी। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, मान लो इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे तो ये डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर हमारा इस तरफ है, फील्ड इस तरफ है, तो एंगल 90 हुआ, तो हमेशा एंगल 90 ही रहता है। तो ऐसे में भी हमारा गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, इस केस में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड 0 रहता है। क्लियर है, समझ गए? तो ये केस भी बहुत सिंपल सा केस है, और हमें सेम उसी तरीके से इन तीनों चीजों के बारे में स्टडी करके गेस करना है कि ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा। ठीक है, और एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। याद रखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वो केसेस कर रहे हैं जिसके अंदर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, और इनको स्टडी करने से हमें कई सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस बोर्ड में इसी तरीके से आते हैं या कंपटीशन में इस तरीके से आते हैं, आप लोगों को ये गेस करना होता है कि ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, और हो सकता है उसका आंसर 0। ठीक है, तो ऐसे केसेस आप बड़े आराम से कर पाओगे ये समझते हुए। अगला केस है कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इसकी डायरेक्शन बोर्ड के अंदर है, हमने एक लूप लिया, ये एक लूप है, ठीक है, और लूप को आप अंदर ही अंदर ऐसे घुमाते हो, ठीक है, ऐसे घुमाते हो, मैग्नेट इस तरीके से ऐसे ऐसे घुमाओगे तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, ऐसे अगर लूप को घुमाएंगे तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि देखो ना तो एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है,
ना फील्ड चेंज हो रही है, ना एरिया चेंज हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर ये फील्ड बहुत बड़े एरिया में फैली हुई हो, पूरे बोर्ड पर ऐसी यूनिफॉर्म फील्ड हो, और हमारी ये जो कॉइल है मैं इसको लेके जाऊं, ऐसे लेके जाऊं अंदर ही अंदर फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, तो भी ईएमएफ 0 होगा, क्योंकि ना तो बी चेंज हो रहा है, ना ए चेंज हो रहा है, ना एंगल चेंज हो रहा है। तो इस केस में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा। ठीक है, इस केस को अच्छे से समझेंगे तो एक चीज और समझ में आएगी। देखो कैसे, अगर छोटा सा एरिया ले लेते हैं, मान लो ये छोटा सा एरिया है और इस छोटे से एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, और इस फील्ड के अंदर हम लोग एक लूप, हमारे पास एक लूप है, ये एक लूप है, इस लूप को धीरे धीरे अंदर लाएंगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर थोड़ा बाहर जाएगा, फिर पूरी तरीके से बाहर जाएगा। तो कौन कौन सी सिचुएशन में ईएमएफ होगा? तो देखो इसमें ईएमएफ कितना होगा, क्योंकि फील्ड के बाहर है, फील्ड 0 है तो ईएमएफ 0 है। इस केस में देखो धीरे धीरे एरिया बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे ये वाला एरिया बढ़ रहा है, तो इसमें ईएमएफ होगा। इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि इसमें फील्ड चेंज नहीं हो रही है, ये यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो इस सिचुएशन में ईएमएफ 0 होगा। इसमें धीरे धीरे एरिया कम होते जा रहा है ना, जैसे जैसे हम बाहर निकाल रहे हैं, ये जो एरिया है जो फील्ड के अंदर है वो कम होते जा रहा है, तो इसमें भी ईएमएफ होगा, 0 नहीं होगा। और लास्ट केस में कोई बात कि इसमें फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है ना, कोई फील्ड ही नहीं है, इसमें भी ईएमएफ 0 ही होगा। तो ये केस हमें समझने में हेल्प करता है कि जब हमारा कॉइल फील्ड से बाहर है, कोई ईएमएफ नहीं है, जब वो अंदर जा रहा होगा तभी फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, तभी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जब वो पूरी तरीके से फील्ड के अंदर आ जाएगा, कोई फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, तो ईएमएफ तब भी 0 होगा। और लास्ट केस में जब वो फील्ड से बाहर निकल रहा होगा तो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और जब वो पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा तो ईएमएफ 0 हो जाएगा। तो ये एग्जांपल आपको क्लियरली ये सारी बातों को बताता है कि ईएमएफ कब इंड्यूस होता है और कब नहीं होता है। एक लास्ट केस और कर लेते हैं, फिर अगला टॉपिक करेंगे। ठीक है, और आप देखे रहे हो कि हम इस फॉर्मूले को ही यूज कर रहे हैं बार बार। आपके पास एक कॉइल है, ऐसे आपके पास एक कॉइल है, ये कॉइल है, इस तरीके से ऐसे बना लेते हैं, और एक कॉइल ऐसे, एक कॉइल इस तरीके से, थोड़ा सा ठीक से बना लेते हैं इसको, ऐसे इस तरीके से। दोनों कॉइल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक कॉइल ऐसे है, एक कॉइल ऐसे है, एक कॉइल ऐसे है और एक कॉइल ऐसे है, एक कॉइल ऐसे है और एक कॉइल उसके परपेंडिकुलर ऐसे, यानी दो रिंग्स हैं, दो रिंग्स आपस में फंसे हुए हैं, ऐसे कहते हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर करंट इंक्रीज करेगा तो बताओ इसके अंदर ईएमएफ होगा या नहीं होगा, ये है क्वेश्चन। तो जब हमारा करंट इंक्रीज करेगा तो आपको इसमें बताना है कि ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा। गेस करके मुझे और सोच करके देखो, इसको तुम्हारे लिए ही छोड़ रहा हूँ, और इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे हम लोग। तो ये लास्ट एग्जांपल आप लोगों के लिए सोचना है कि ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा। दो कॉइल एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐसे हैं, दो रिंग्स हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक में करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, तो दूसरे के अंदर आपको बताना है ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा। क्लियर है, बात समझ आई सभी को? ओके, अब एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कर लेते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ की बात करी, अब हम देखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, तब हम सही तरीके से समझ पाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक का आपस में कनेक्शन। सो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगला टॉपिक है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग क्या कर रहे थे इससे पहले?
इससे पहले हम ये देख रहे थे कि जब भी फ्लक्स चेंज होता है ईएमएफ बनता है और करंट फ्लो करता है। अब करंट फ्लो करना आप लोगों को पहले पढ़ रखा आप लोगों ने। अगर किसी वायर में, ये कोई वायर है, इस वायर में करंट फ्लो करता है, करंट इधर मूव करता है, तो करंट किसकी वजह से मूव करता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करते हैं? करंट के अपोजिट मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स करंट के अपोजिट मूव करेंगे। और मूव करने से, मूव कब करते हैं? हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि जब वायर के दोनों एंड्स को बैटरी से जोड़ देते हो, एक टर्मिनल को पॉजिटिव बनाते हो, दूसरे को नेगेटिव बनाते हो, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाते हैं और पूरी वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। याद आया ना? पूरी वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। यानी कि अगर ये वाला किनारा, अगर इसको हम लोग बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ें, इस वाले किनारे को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करें, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो करंट हमारा इस तरीके से फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। समझ गए? यानी करंट की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये करंट कौन सा करंट है? ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट है, जिसमें इंडक्शन वाला कोई काम नहीं था। हमने बैटरी जोड़ी थी। लेकिन जब हमारा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या अंदर वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो रही है? और अगर हो रही है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसकी डायरेक्शन क्या है? ये सारी बातें हम लोग अभी बचे हुए टाइम में देखेंगे। तो अपना एग्जांपल लेते हैं। सेम वही एग्जांपल, एक लूप है और ये हमारा मैग्नेट है। नॉर्थ पोल को हम पास में ला रहे हैं और यहां से देख रहे हैं हम लोग, ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, ऑब्जर्वर है वो। तो मैग्नेट को नॉर्थ पोल को लाएंगे तो इस तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ जो कॉइल का फेस है, उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे मतलब कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर है जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को चला रही है। और अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर नीचे की तरफ होनी चाहिए, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इधर होनी चाहिए, इधर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन हमारा नीचे आ रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने गैस कैसे किया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ही जाएगा। यहाँ पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ही जाएगा, तभी तो हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता रहेगा। और करंट किस तरह मूव कर रहा है? करंट देखो, करंट क्यों हमारा इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव कर रहा है? हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है। एक बार ध्यान से देखो इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव कर रहा है, शायद मैं गलती कर दी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इलेक्ट्रॉन हमारा किस मूव कर रहा है? हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो करंट ऐसे मूव कर रहा है। और इलेक्ट्रिक डायरेक्शन किस तरफ है? नीचे। करंट किस तरफ है? करंट भी ऐसे, ये नीचे। तो करंट और इलेक्ट्रिक डायरेक्शन यहाँ पर भी सेम है और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। तो पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना, इसी को कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ है। और करंट को मूव कराएगा कौन? इलेक्ट्रॉन्स को कौन मूव करवाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाएगा। तो ये प्रोड्यूस हुई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, इसकी खास बात क्या है? देखो, इसकी खास बात क्या है? अगर हमारे पास कोई चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो पूरा एक चक्कर कटवाने के लिए हमें जो काम करना पड़ेगा ना, वो निकालते हैं। तो वर्क डन टू मूव
इलेक्ट्रॉन अराउंड क्लोज्ड पाथ, कितना होगा? वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। छोटा फोर्स ले लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं और क्लोज पाथ के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। ये आ जाए हमारा वर्क डन, और इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन, फोर्स को लिखेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन हो जाएगा। और अगर इसको नीचे ले आए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू ई डॉट डी एल, और हम जानते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है? ईएमएफ होता है ना। वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है? ईएमएफ होता है, दैट इज ईएमएफ। जो डीएल लिखना भूल गया मैं, डीएल इज इक्वल टू ईएमएफ ई। सो यहां पर देखो ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई डॉट डीएल, और ईएमएफ हम जानते हैं क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी, और मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो माइनस को छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब हुआ, पहली बात, वर्क डन इन मूविंग अ क्लोज पाथ जीरो नहीं आया। पूरे क्लोज्ड रास्ते में घूम के हम वहीं पर आ गए, लेकिन काम जीरो नहीं हुआ। ज्यादा हमने ये देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, देखा था कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को मूव करा के वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, वर्क डन जीरो होता है। लेकिन यहाँ पर वर्क डन जीरो नहीं है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जीरो नहीं है, वो चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल है। तो ये हमारी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके द्वारा जो किया गया वर्क है ना पूरे राउंड के लिए, वो जीरो नहीं आ रहा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स प्रोड्यूस करेगी ना, वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ऐसी जो फील्ड है जो फोर्स प्रोड्यूस करेगी, उसे नॉन कंजर्वेटिव फील्ड या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। तो ऐसी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव फील्ड या फोर्स, ऐसी फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होगी। तो इस टॉपिक में हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लिया है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं, बात समझ आई। तो यहां पर हमने क्या देखा? कुछ नई चीज नहीं देखी। इंड्यूस्ड करंट तो हम पढ़ ही रहे थे, लेकिन इंड्यूस्ड करंट पढ़ते पढ़ते हम ये थोड़ा सा और इस तरफ मोड़ दिया कि भाई वो करंट अगर फ्लो कर रहा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड तो है कि नहीं? क्योंकि करंट मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होनी चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये नॉन कंजर्वेटिव होती है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना सीखते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास एक छोटा सा एरिया है, सर्कुलर एरिया, जिसका रेडियस है r, इस पूरे एरिया में यूनिफॉर्म, बल्कि यूं करो मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड इज फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है। B इज इक्वल टू बी नॉट टी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है। तो हमें बताना है इस पॉइंट पर, जो कि r डिस्टेंस पर है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो अब ये भी हमने लिखा E डॉट डी एल इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो इस पॉइंट पे क्योंकि E इलेक्ट्रिक फील्ड और छोटा सा रास्ता उसका इंटीग्रेशन है, तो छोटा सा रास्ता और हमें जोड़ते जाना है, तो एक सर्कुलर पाथ ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ ले लेंगे और उस पाथ के अबाउट हम इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन निकालेंगे, ई डॉट डी एल कैलकुलेट करेंगे, और इसका रेडियस है r, स्मॉल r। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर अभी भी हमने देखा इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऐसे होगी या ऐसे होगी, और हम जा भी ऐसे रहे हैं, तो E और dl के बीच में हमेशा एंगल 0 या 180 रहेगा। तो दोनों सिचुएशन में E dl ही रहेगा, ये माइनस या प्लस आ जाएगा, मैग्नीट्यूड लेंगे तो E dl ही रहेगा, ओके। और पूरे रास्ते को इंटीग्रेट करें तो हमें मिलेगा इंटू 2 पाई r, तो E इंटू 2 पाई r
इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ बी ए। अब एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, तो हम इसको लिख देंगे एरिया डी बी बाई डी टी। और एरिया कितना है? एरिया है इस जहां पर जितने एरिया में मैग्नीफाइड है वो है पाई कैपिटल आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी। सो ई इंटू 2 पाई आर, सो 2 पाई स्मॉल आर, तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर डी बी बाई डी टी। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है देख रहे हो फॉर्मूले में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं है, जो कि कूलॉम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने देखा था। कूलॉम्स लॉ के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो 1/r² होती थी, लेकिन ये 1/r वाली है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? एक बार टाइम देख लें कितना बचा हुआ है। अच्छा, अगर हम अंदर वाले पॉइंट पे ले या इस वाले पॉइंट पे बिल्कुल सरफेस पे ले लें, अगर हम बिल्कुल सरफेस पे इलेक्ट्रिक निकालना चाहें तो यहाँ पर 2 पाई कैपिटल आर आ जाएगा। तो फटाफट लिखते हैं इसको। सो हम लिखेंगे ऑन फॉर, बल्कि फॉर व्हाट r इज इक्वल टू कैपिटल R। R और कैपिटल R इक्वल हो जाएंगे तो E कितना हो जाएगा? इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे R dB बाई dt और 2 भी आ जाएगा नीचे। अब हम देख रहे हैं प्रोपोर्शनल टू R। समझे? तो जब हम लूप के अंदर हैं, जब हम एरिया के अंदर हैं या ऊपर हैं, तो फील्ड रेडियस के प्रोपोर्शनल है, और बाहर जाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगी। बात समझ आ गई? तो हमने पढ़ा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? ये नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन में होती है। ये दो बातें याद रखो, इसकी डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट की ही डायरेक्शन में होती है। ऐसा करने से हमारा काम काफी आसान हो जाता है। बात समझ आई? क्लियर है? तो आज हमने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक करे, एक तो कि भाई ईएमएफ इंड्यूस कब नहीं होता, और दूसरा कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हमने इसके अंदर देखा। ओके, तो सी यू टुमारो, मीट वी